हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस एंड 11-12 जेईई और नीट के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। इसके अलावा मैं वैल्यू एडेड सेशंस भी कंडक्ट करता हूँ बच्चों के लिए एंड वेरियस स्कूल्स के अंदर। इनफैक्ट मैंने दिल्ली के टॉप स्कूल्स के अंदर बहुत सारे वैल्यू एडेड सेशंस भी कंडक्ट किए हैं और मल्टीपल टाइम्स कंडक्ट किए हैं। जैसे छोटे बच्चे के लिए, बड़े बच्चों के लिए टाइम मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, बोर्ड्स के बच्चों के लिए क्रैक द बोर्ड सेशन जो बहुत ही मेरा फेमस सेशन है। इसके अलावा स्ट्रीम सिलेक्शन, करियर काउंसलिंग एटसेट्रा। ये सारे वैल्यू एडेड सेशंस मैं आप लोगों के लिए भी ज़रूर अपलोड करूंगा और मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। पर फिलहाल मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आपको एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करना। तो इसीलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ क्लास 12th के इनऑर्गेनिक चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। इसके पहले के लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रुप 16 के साथ, जिसको हम कहते हैं चैल्कोजेंस। क्योंकि चैल्को का मतलब होता है ओर्स और जन का मतलब होता है बनाने वाले, फॉर्मर्स। क्योंकि आपने देखा होगा कि यूजुअली मेटल्स के जो ओर्स होते हैं वो ऑक्साइड या फिर सल्फाइड फॉर्म के अंदर होते हैं और दोनों ऑक्सीजन एंड सल्फर जो है वो इस ग्रुप 16 को बिलोंग करते हैं। इसीलिए इस ग्रुप को हम कहते हैं चैल्कोजेंस या कैल्कोजेंस, ओर्स बनाने वाले। इस ग्रुप की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2NP4। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 2s2 2p4, सल्फर 3s2 3p4, सेलेनियम 4s2 4p4, टेलुरियम 5s2 5p4, पोलोनियम 6s2 6p4। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन एंड सल्फर दोनों नॉन मेटल्स हैं, सेलेनियम और टेलुरियम दोनों सेमी मेटल्स हैं, पोलोनियम रेडियो एक्टिव मेटल है। तो काइंड ऑफ अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज। तो बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, दैट इज एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई। डाउन द ग्रुप हम जानते हैं कि एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई दोनों ही क्या करते हैं? इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। बोथ रेडियाई इंक्रीज करते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। लेकिन ऑक्सीजन का साइज जरूरत से ज्यादा ही छोटा होता है क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 शेल्स होते हैं और इस रीजन की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक इस ग्रुप का आता है दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने की एनर्जी। अब आप जानते हैं कि ये नॉन मेटल्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना या लूज करना पसंद नहीं करते, क्योंकि नॉन मेटल्स जो हैं वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं। कहते हैं डाउन द ग्रुप इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है क्योंकि साइज जो है डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। लेकिन इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 से ज्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 से कम होती है क्योंकि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनका लास्ट ऑर्बिटल जो होता है वो हाफ फिल्ड
NP3 हाफ फिल्ड क्या होता है, स्टेबल। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर वो पूछे आपसे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की के ऑक्सीजन की, तो बच्चों को अक्सर लगता है कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है तो ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। नाइट्रोजन की ज्यादा होती है क्योंकि उसका p ऑर्बिटल जो होता है वो हाफ फिल्ड स्टेबल होता है। तो आई होप आपको हमारा कंटेंट अभी समझ में आया। तो हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो ये देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, उनका रेडियस देखिए 66, सल्फर एकदम 104, कितना ड्रास्टिक इंक्रीज आ रहा है। पर सल्फर के बाद सेलेनियम में कुछ खास इंक्रीज नहीं है, इंक्रीज है पर ज़्यादा नहीं है। सेलेनियम से टेलुरियम में भी कुछ खास इंक्रीज नहीं है, और टेलुरियम से पोलोनियम में भी कुछ खास इंक्रीज नहीं है, बट इंक्रीज थोड़ा बहुत है। ये देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आप देख सकते हैं सल्फर से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना इतना आसान नहीं है। तो अगर हम अरेंजमेंट की बात करें, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, सल्फर की उससे कम है, सेलेनियम की उससे कम है, टेलुरियम की उससे कम है, और उसके बाद कौन आता है, पोलोनियम। तो हम उसको ऊपर लिख देते हैं, पोलोनियम। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन करने की? तो सल्फर की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की कंपैरेटिव टू ऑक्सीजन। होनी ऑक्सीजन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा चाहिए, पर किसकी होती है, सल्फर की। वो इस रीजन की वजह से क्योंकि ऑक्सीजन का साइज जरूरत से ज्यादा छोटा होने की वजह से जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होते हैं तो वो रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं जो पहले के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए बेटा, ये ऑक्सीजन का पहला शेल है K, ये ऑक्सीजन का दूसरा शेल है L, ये रहा सल्फर, ये सल्फर का पहला शेल है K, ये दूसरा शेल है L, और ये तीसरा शेल है M। अब इलेक्ट्रॉन इस शेल में आना है तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको रिपेल करते हैं क्योंकि ये दोनों शेल्स आपस में पास होते हैं। लेकिन सल्फर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आना है वो तो थर्ड शेल में आना है, और ये इलेक्ट्रॉन्स उससे कंपैरेटिवली दूर होते हैं। तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतना अच्छा रिपल्शन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सल्फर इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन कर लेता है। इस वजह से सल्फर की EgE की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो अगर आप EgE का यहां पे ट्रेंड देखें, ऊपर टेबल में हमारे पास EgE की वैल्यू दे रखी है, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव EgE सल्फर की है, उससे कम टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की सेलेनियम की है। देन हमारे पास कौन आता है, टेलुरियम। देन हमारे पास कौन आता है, पोलोनियम, और सबसे कम जो है वो कौन आता है, ऑक्सीजन। बट हमारे पास जो ट्रेंड पूछा जाता है EgE का, वो ऑक्सीजन एंड सल्फर का कंपैरिजन पूछा जाता है। तो ट्रेंड आस्क्ड इज, जो ट्रेंड पूछा जाता है वो किसके रिस्पेक्टिव पूछा जाता है, सल्फर की ज्यादा नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अदरवाइज हमने यहां पे ट्रेंड दे दिया हुआ है, आप वैल्यूज के हिसाब से बता सकते हैं। जो हमारा फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक आता है इस ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप उसमें भी देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड को
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा है, उससे कम सेलेनियम की आ रही है, उससे कम सल्फर की आ रही है, देन टेलुनियम एंड देन पोलोनियम। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड में भी हम बात करते हैं ऑक्सीजन की ज़्यादा है और सल्फर के, तो सल्फर एंड ऑक्सीजन का यूजुअली ज़्यादा कंपैरिजन है इस ग्रुप के अंदर एज कंपेयर टू बाकी के एलिमेंट्स का। तो ऑक्सीजन एटम की सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फर्स्ट हाईएस्ट किसकी होती है? फ्लोरीन की। सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की, और ये डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इसीलिए मेटालिक नेचर जो है वो भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो डाउन द ग्रुप हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मेटालिक नेचर जो है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज, या फिर नॉन मेटालिक नेचर जो है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो EGE और IE ये दोनों ट्रेंड काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो इसके अंदर ट्रेंड ऐड होता है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो काफी सिंपल है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप, ये लेस मेटालिक होते हैं कंपैरेटिवली क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज काफी ज्यादा हैं जो हम पढ़ चुके हैं, राइट। हम बात करते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट -2 का शो करता है, लेकिन ऑक्साइड्स में, क्योंकि ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन क्या होता है? O-2। हालांकि पेरोक्साइड्स के अंदर ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है? O2 जिसके अंदर उसका कितना होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ऑक्सीजन गैस के फॉर्म के अंदर इसका स्टेट क्या होता है? 0। और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, जिसके अंदर ऑक्सीजन पॉजिटिव स्टेट शो करता है +2 का। सर क्यों? बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ F देन O, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ F देन O, इसलिए ऑक्सीजन का जो स्टेट है वो क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव है। हालांकि एक और कंपाउंड होता है ऑक्सीजन का फ्लोरीन के साथ, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, जिसके अंदर ऑक्सीजन का स्टेट +1 होता है। हालांकि वो कंपाउंड जो है वो काफी अनस्टेबल है। इसके अलावा जो इस ग्रुप के बाकी एलिमेंट हैं जैसे सल्फर, सेलेनियम वगैरह वगैरह, वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, +4, +6 भी शो करते हैं, क्योंकि उनके पास खाली d ऑर्बिटल है जो ऑक्सीजन नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्सीजन के पास खाली d ऑर्बिटल नहीं होता। इन एलिमेंट्स की टेंडेंसी नीचे जाते जाते +6 के लिए कम होती रहती है और +4 के लिए बढ़ती रहती है। किस रीजन की वजह से? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। मैंने इसके बारे में, इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में ग्रुप 15 में सबसे पहले लेक्चर में बताया था आपको। तो मैं चाहूंगा कि आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट अच्छा रहे, पता रहे, याद रहे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेंडेंसी नीचे जाते जाते +6 की कम होती रहती है, +4 की बढ़ती रहती है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, क्योंकि हमने देखा है कि P ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो 2 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो इस हिसाब से आता है ना, ग्रुप 16 है तो 6 शो करेंगे, है ना। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो 16 है तो 6 शो करेंगे। और दूसरा होता है 2 यूनिट्स लेस देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, जो क्या होता है? +4। किसकी वजह से? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो ये है हमारा NCERT का एग्जाम्पल नंबर 10। वो कहते हैं कि एलिमेंट ग्रुप 16 के यूजुअली कम वैल्यू शो करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की एज कंपेयर टू ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के p ऑर्बिटल हाफ फिल स्टेबल होते हैं, बिकॉज
elements of group 15 have stable half filled np3 orbital. हाफ फिल्ड np3 ऑर्बिटल। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है, राइट। तो इट्स अ नाइस क्वेश्चन, 1 मार्कर है। तो ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड np ऑर्बिटल ग्रुप 15 का, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए। एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन की बात करें। अब ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, इस वजह से ऑक्सीजन बहुत डिफरेंट बिहेव करता है बाकी के एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली। जैसे ऑक्सीजन एक गैस है O2 की फॉर्म के अंदर, लेकिन बाकी सारे सॉलिड्स हैं। जैसे सल्फर की हम बात करें तो वो क्या है, सल्फर S8 मॉलिक्यूल, जो नेचर में क्या है, सॉलिड है। ऑक्सीजन डायटॉमिक है, बाकी के जो हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने उन्हीं के बारे में बात करी, एग्जाम्पल सल्फर S8। हालांकि ऑक्सीजन एंड सल्फर दोनों के बारे में डिटेल दे रखी है इस चैप्टर के अंदर। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी टेंडेंसी हाइड्रोजन बॉन्ड शो करने की काफी ज्यादा है, पर सल्फर नहीं शो करता। इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता ऑक्सीजन के पास, इसलिए ये अपना ऑक्टेट ज्यादा एक्सटेंड नहीं करा सकता, ना ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है बाकी एलिमेंट्स के साथ कंपैरेटिवली। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, -2 है, या फिर क्या हो जाएगा -1, और मेजरली क्या है, -2 है। तो मेजॉरिटी कंपाउंड्स ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स ही हैं, लेकिन बाकी जो है जैसे सल्फर है वो +2, +4, +6 और मेटल्स के साथ -2 भी शो कर सकता है। ऑक्सीजन की टेंडेंसी pπ मल्टीपल बॉन्ड बनाने की बहुत ज्यादा है क्योंकि इसका साइज छोटा है, लेकिन सल्फर की टेंडेंसी pπ मल्टीपल बॉन्ड बनाने की बहुत कम होती है क्योंकि सल्फर का सिंगल बॉन्ड सल्फर के साथ स्ट्रॉन्ग होता है। तो वही बात आ गई, हमने ये पहले भी पढ़ा था ग्रुप 15 के अंदर। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड देखेंगे तो वो कमजोर होता है, पर सल्फर का सिंगल बॉन्ड सल्फर के साथ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। अब सिंस ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड वीक है तो वो pπ मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है। तो बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, ग्रुप 15 की। सबसे पहले हम इनमें बात करेंगे हाइड्राइड्स के बारे में। तो हाइड्राइड्स जो इनके बनते हैं उनके बॉन्ड एंगल अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल जो है वो पानी का होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो एक सेंट्रल एटम है उसका साइज छोटा होने की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन बॉन्ड पेयर्स के बीच में काफी ज्यादा होता है। तो सेंट्रल एटम जब छोटा होता है तो बॉन्ड पेयर आपस में पास होते हैं, इसलिए वो रिपेल करते हैं। अगर मैं आपको वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो आपको याद होगा कि इसके अंदर बॉन्ड एंगल जो है वो 104.5 डिग्री का होता है, और ऑक्सीजन एटम इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और सबकी शेप जो है वो क्या है, बेंट शेप होती है। 2 बॉन्ड पेयर और 2 क्या होते हैं इनके अंदर, लोन पेयर। देन हम बात करते हैं एसिडिक नेचर की। एसिडिक नेचर कहां से आता है, टेंडेंसी टू गिव H पॉजिटिव। अब पानी का जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी है, पर टेलुरियम के साथ बॉन्ड लेंथ जो है वो बड़ी है, इसलिए टेलुरियम वाला बॉन्ड जो होता है वो जल्दी ब्रेक कर जाता है और H पॉजिटिव
रिलीज हो जाता है। तो जैसे जैसे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन इंक्रीज करता है और ब्रेकिंग उस बॉन्ड की आसान हो जाती है। वॉलेटिलिटी मतलब वेपर में कन्वर्ट होना, वेपर में कन्वर्ट होना, वेपर में कन्वर्ट होना। तो वॉलेटिलिटी की अगर बात करें तो H2S की सबसे ज़्यादा है, वो गैस है, और पानी की सबसे कम है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका स्टेट जो है वो क्या है, लिक्विड आ जाता है। तो वाटर की वॉलेटिलिटी लेस क्यों है? एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। कहते हैं मोर ओवर जैसे जैसे साइज सेंट्रल एटम का बढ़ रहा है, वैंडरवाल फोर्सेस जो है वो बढ़ रहे हैं और वॉलेटिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बॉइलिंग की बात करें तो उस केस में बॉइलिंग के अंदर पानी का सबसे ज्यादा आता है। सर किस वजह से? अगेन वही रीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट पानी के अंदर बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एंड उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, साइज छोटा होने की वजह से, एंड जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैंडरवाल फोर्सेस अट्रैक्शन के इंक्रीज करते हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो पानी मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटी है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन हाइड्रोजन एंड टेलुरियम का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, कम, क्योंकि बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा है। तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज, और ये किसकी वजह से है? क्योंकि साइज सेंट्रल एटम का क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ये क्या होता है? टेंडेंसी टू गिव हाइड्रोजन। अगेन वही, पानी की टेंडेंसी हाइड्रोजन देने की कम है क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटी है और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड टेलुरियम की बॉन्ड लेंथ बड़ी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ छोटी है और बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर है, इसलिए जल्दी टूटकर हाइड्रोजन रिलीज करा देता है। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करता है क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जा रही है डाउन द ग्रुप, इसलिए टेंडेंसी हाइड्रोजन देने की क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज जो है वो समझ में आ रही है। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये है एग्जाम्पल 11 एनसीईआरटी का, जो कहता है कि H2S लेस एसिडिक है एज कंपेयर टू H2TE। क्यों भाई? क्योंकि H2S के अंदर हाइड्रोजन और सल्फर का बॉन्ड लेंथ छोटी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन H2TE के अंदर बॉन्ड लेंथ बड़ी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर है, इसलिए टेंडेंसी H पॉजिटिव रिलीज करने की ज्यादा है। सो आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू टू डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप, एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या करता रहता है, हाइड्राइड्स का इंक्रीज करता रहता है। देन हमारे पास आता है इन टेक्स्ट का 13th क्वेश्चन, कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस बताएं सल्फर के। तो ऐसे कौन कौन सी जगह है या मटेरियल्स है जो सल्फर प्रोवाइड करते हैं? तो जिप्सम सॉल्ट है जो सल्फर देता है, इप्सम सॉल्ट देता है, गैलीना, जिंक ब्लेंड, और ट्रेसेस ऑफ सल्फर H2S में, एग में, प्रोटीन्स, गार्लिक में, सब में पाए जाते हैं। इन टेक्स्ट का 14th क्वेश्चन एनसीईआरटी का, कहते हैं राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइड्स का ग्रुप 16। तो हमने अभी पढ़ा था कि पानी सबसे ज्यादा स्टेबल है और H2 पोलोनियम सबसे कम स्टेबल है बॉन्ड लेंथ की वजह से।
तो आप देख सकते हैं वाटर इज मोस्ट थर्मल स्टेबल, क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटी है H बॉन्ड O की, और डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है, क्योंकि साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का 15 कि पानी लिक्विड क्यों है। भाई पानी लिक्विड इसीलिए है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, और H2S गैस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम है क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है। तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन एटम की लीड करती है इन एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, जिसकी वजह से पानी क्या हो जाता है लिक्विड, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सल्फर में क्या है मिसिंग है, इसलिए वो क्या हो जाता है गैस, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वैन डर वाल फोर्सेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्राइड्स के बाद हैलाइड्स के बारे में। तो इनके हैलाइड्स कैसे होते हैं, ये हेक्सा हैलाइड्स भी बनाते हैं, और हेक्सा हैलाइड की स्टेबिलिटी फ्लोरीन के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सर क्यों? ड्यू टू स्मॉल साइज, बॉन्ड लेंथ इज लेस एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इज हाई। इस वजह से फ्लोरीन के जो है के साथ जो इनके कंपाउंड्स बनते हैं, हैलाइड्स बनते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन सल्फर हेक्सा फ्लोराइड देता है अलोंग विद ट्रेसेस ऑफ सल्फर टेट्राफ्लोराइड। अगर हम सल्फर हेक्सा फ्लोराइड की शेप ड्रॉ करें तो सल्फर का बॉन्ड फ्लोरीन के साथ ऐसे आता है, राइट। इन सब का बॉन्ड एंगल जो है वो कितना आता है 90 डिग्री। तो ये आगे 4 बॉन्ड्स स्क्वायर प्लेनर शेप में, और इनके साथ दो बॉन्ड सल्फर के फ्लोरीन के साथ परपेंडिकुलर प्लेस किए जाते हैं। तो शेप क्या हो जाती है ऑक्टाहेड्रल, एंड सल्फर इसके अंदर हो जाता है sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड octahedral and it is sp3d2 hybridized। इस SF6 के अंदर सल्फर का जो मॉलिक्यूल है वो पूरा इनर्ट हो जाता है, नॉन टॉक्सिक गैस है, और चारों तरफ से स्टेरिकली प्रोटेक्टेड सल्फर एटम है, जिस वजह से थर्मोडायनेमिकली ये कोई भी रिएक्शन जैसे हाइड्रोलिसिस इतनी आसानी से फेवर नहीं करता। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड स्टेबल होने की वजह से, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होने की वजह से पानी के साथ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो नहीं करता। तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या है sp3d2। तो ग्राउंड स्टेट में विद एटॉमिक नंबर 16 सल्फर क्या हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो अगर आप इसके अंदर 3s2 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं पेयर्ड, और p के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, और जो 3d है वो क्या पड़ा है खाली पड़ा है। और एक्साइटेड स्टेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन 3s से जंप करके 3d में आता है और 3p से जंप करके 3d में आता है। तो ऐसे करके इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जो चारों ऑर्बिटल्स अपने आप को ऐड करके अपनी एनर्जीज और शेप डिवाइडेड बाय 6 करके हमें sp3d2
ऑर्बिटल 6 ऐसे प्रोवाइड करते हैं जो आगे ऑक्टाहेड्रल शेप बनाते हैं। देन हम बात करते हैं इनके टेट्रा हैलाइड्स की। तो सल्फर टेट्राफ्लोराइड जो इसमें आता है वो एक गैस है जो sp3d हाइब्रिडाइज्ड है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल शेप होती है। इसके अंदर एक लोन पेयर होता है और इसके 4 बॉन्ड्स होते हैं फ्लोरीन के साथ, और इसकी ज्योमेट्री जो है वो क्या हो जाती है, सीसॉ। तो शेप क्या है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, और एक लोन पेयर होने की वजह से और 4 बॉन्ड्स होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, सीसॉ। ये पानी के साथ हाइड्रोलाइज कर जाता है और क्या बनाता है, HF, साथ में क्या देता है, SO2। तो इसका मतलब हो गया सल्फर टेट्राफ्लोराइड रिएक्टिव होता है कंपैरिजन टू सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसके अलावा सेलेनियम डाइक्लोराइड्स बनाते हैं, डाइब्रोमाइड्स बनाते हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जो टेट्राहेड्रल शेप के होते हैं, पर ज्योमेट्री उनकी क्या होती है, बेंट, क्योंकि 2 बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर इनके अंदर आते हैं। तो ये देखिए आप डाइसेलेनियम डाइक्लोराइड, इसके अंदर अगर आप सेलेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, +1, जो क्या बना रहा है, +4, और क्या बना रहा है, 0। तो इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन दोनों कर रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन। जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी आती है इस ग्रुप के एलिमेंट्स की, वो है ऑक्साइड्स। सारे एलिमेंट्स इस ग्रुप के डाइऑक्साइड्स बनाते हैं। अगर आपको पता हो, एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मूला ये होता है, सारे ऑक्साइड्स नेचर में एसिडिक हैं और एसिडिक कैरेक्टर इन ऑक्साइड्स का डाउन द ग्रुप क्या करता रहता है, डिक्रीज, क्योंकि नीचे के मेटल्स सेमी मेटल्स बनते जा रहे हैं। सारे एलिमेंट्स इस ग्रुप के ट्राइऑक्साइड्स भी बनाते हैं, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड, टेलुरियम ट्राइऑक्साइड्स। सल्फर डाइऑक्साइड नेचर में क्या होता है, रिड्यूसिंग, क्योंकि इसका स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +4, और +6 स्टेट जो होता है सल्फर का ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए SO2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है, दूसरों को गेन कराना पसंद करता है, ठीक है ना। एंड वो +6 स्टेट इसलिए शो करता है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से उसके दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑक्साइड्स का, डाइऑक्साइड्स का डाउन द ग्रुप कम होता रहता है क्योंकि वो +4 प्रेफर करते हैं। टेलुरियम डाइऑक्साइड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो खुद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन, और दूसरों से क्या करा रहा है, लूज करा रहा है। तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की, और उससे पहले हमने पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 16 के एलिमेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये लेक्चर जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल प्रॉपर्टीज जो बेस था समझ में आया, क्योंकि मैंने आपको जैसा प्रॉमिस किया है मैं लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखता हूं, बहुत सिंपल रखता हूं ताकि आप उसको आराम से अंडरस्टैंड, ग्रैस्प कर सके। और आंसर्स भी मैं बड़े स्पेसिफिक रखता हूं ताकि आपको लंबे लंबे आंसर्स लिखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि क्वेश्चंस 1 मार्क करके आएंगे तो हमें उस हिसाब से ही उनकी लैंग्वेज रखनी पड़ती है। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स और नीडी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि अपने कंटेंट को, इस चैप्टर को, जो बोर्ड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसी भी एंट्रेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी ज्यादा मार्क्स का आता है, वो स्ट्रॉन्ग कर सके।
इसके अलावा अगर आपका कोई कमेंट भी है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं अपने आप को ज़रूर उस अकॉर्डिंगली इम्प्रूव करूँगा या मैं कोई नई चीज़ को ऐड ऑन भी करूँगा ताकि वो आपको बेटर समझ आ सके। अगर आप मुझे अपने डाउट्स शेयर करेंगे तो मैं उसके लिए लेक्चर बनाना हो मैं वो भी बना सकता हूँ। अगर मुझे उसके लिए आपको कुछ अलग से कंटेंट देना पड़े मैं वो भी शेयर कर सकता हूँ। तो आप मुझे लिख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरा थंबनेल पर जो है हम शेयर करते हैं उसमें रिफ्लेक्ट होता है। एंड फाइनली ये ज़रूर है आपके लिए ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है कि आप इन लेक्चर्स को लाइक करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारे बाकी सारे लेक्चर्स के रेगुलर अपडेट्स और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलते रहे। हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।